हेलो प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, यह एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का क्लास नंबर आज थर्ड है। आप सभी को बता दें, यह क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो सीटेट जुलाई 2024 में देने वाले हैं या फिर आप 25-26 में देने वाले हैं। ठीक है। तो सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का रोल, इसलिए आप सभी को अभी काफी समय बचा हुआ है। इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही डिटेल में करवाए जा रहे हैं। साथियों, बता दें, एनसीईआरटी जैसे ही हम समाप्त कर लेंगे क्लास 6, 7 और 8 का, उसके बाद सारे एनसीईआरटी का संपूर्ण एमसीक्यू और आपको सीटेट के कब कब किस किस एग्जाम में एनसीईआरटी से कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे पीवाईक्यू आपको इसी चैनल पर मिलेगा। साथ में आप सभी वैसे विद्यार्थी जो कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी यह क्लासेस काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी भारत के सभी एग्जामों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं सेशन को शुरुआत। साथियों, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास को थोड़ा सा पेशेंस से सुनिएगा, समझिएगा प्यारे साथी। हमें पता है कि सभी को एमसीक्यू ज्यादा लगाने में मजा आता है, लेकिन अभी सीटेट का जो ट्रेंड की बात कर ले तो ट्रेंड जो उसका है डिटेल में क्वेश्चन पूछ रही है। चाहे हम बीपीएससी टीआरई की बात कर ले, तो अगर आप एनसीईआरटी को डिटेल में थोड़ा आधा घंटा 20 मिनट टाइम नहीं देंगे तो फिर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए साथियों, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा और क्लास को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस क्लास को समाप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना महत्वपूर्ण है आज का चैप्टर, जो कि आरंभिक नगर। साथियों, इससे पूर्व हम लोग पढ़े थे कि इतिहास का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, इतिहास क्या है, कैसे है, और इतिहास की जो पुरातात्विक साक्ष्य है ये हमें कहाँ कहाँ पे मिलती है, ये सारे बात का अध्ययन किए थे। उसके बाद हम यह भी किए थे कि जो प्रारंभिक मनुष्य थे वह अब आखेटक ना कर कर अब खाद्य संग्राहक बन गए, चैप्टर नंबर सेकंड में। और अब हम पढ़ने वाले प्यारे साथी कि जब वह वैसे व्यक्ति जो एक आखेटक किया करते थे, शिकारों पर निर्भर थे, वो अब खाद संग्रह करने लगे। और जब खादों को संग्रह करने लगे तो अब नव पाषाण काल में आते हैं, और अब वह धीरे धीरे अग्नि का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, और साथ में वह अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। और साथियों, जब परिवार के साथ कोई रहने लगता है तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है, तो आरंभिक नगरों का विकास होता है। तो साथियों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर क्या है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज प्यारे साथी आप हमारे हौसला को बढ़ाइएगा, लोगों तक जरूर इस चैनल को बढ़ाइएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक भी हमें अवश्य देंगे। चलिए तो ध्यान देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल आपके लिए नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग अपनी कहानी को करते हैं शुरुआत। थोड़ा सा इसको हम कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए, कहता है हड़प्पा की कहानी। क्या है हड़प्पा की कहानी, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, सुनिएगा। वैसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन हमारे एग्जाम की जो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम उस पर बातें करेंगे। साथियों, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला था। आपको पता है ना कि जो पंजाब के क्षेत्र थे वहां पे रेलवे लाइन का जो है बिछाया जा रहा था, जिस क्रम में जो है आपको पहली बार हड़प्पा जो स्थल है वहां से कुछ ईंट प्राप्त होते हैं, क्योंकि उस समय जो रेलवे लाइन बिछाने वाले जितने भी मजदूर वर्ग थे वो लोग उसकी विशेषताओं को नहीं समझ पाते हैं, और सारे के सारे रेलवे लाइन में ईंट प्रयोग कर दिए जाते हैं। ये सारे बात आपको पता होगा। तो क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि वो लोग जो थे एक कॉमन, मतलब कहा जाए कि एक कारीगर थे, रेलवे लाइन बिछाने वाले जो है एक मजदूर वर्ग थे। और आपको बता दें साथियों कि कोई भी ऐसा लोग जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, अगर उसको उस चीज के बारे में बता दिया जाए, उसके बारे में दिया जाए, तो उसको समझेगा क्या, नहीं समझेगा। उसको तो वो व्यर्थ ही समझेगा। तो वहां पे जो रेलवे लाइन बिछाने वाले जो जितने भी
श्रमिक लोग थे वो सारे के सारे उस पुरातात्विक स्थल को नहीं समझ पाए और इस कारण से उस समय तो यहाँ पे स्थल जो है मिस हो गया। लेकिन कुछ ही वर्ष बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे पुरातात्विक लोगों के द्वारा जो है इस स्थल की अध्ययन की जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण जो नाम आता है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम का आता है। उसके बाद उनके कुछ शिष्य कह लें या फिर साथी कह लें, जिनका नाम है आपका राखल दास बनर्जी। ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये हमारे लिए यहाँ पे इस चीजों को हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विकों ने इस स्थल को ढूंढा और तब से पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अब 80 साल पुराने की बात की जा रही है, तो आपको बता दें साथियों कि हड़प्पा जो स्थल है यह आपको 1921 और 1900 आपका जो है 20, ये दो ऐसे समय हैं जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है, खुदाई होती है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में जितने भी स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जितने भी पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं, इन सभी इमारतों को हड़प्पा के नाम से जाना गया। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, जो कि हम लोग कल के चैप्टर में भी पढ़े थे और परसों के भी चैप्टर में पढ़े थे। और साथियों याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं, बल्कि एक बार नहीं अनेकों बार। ठीक है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछ देगा कि प्रारंभिक शहरों का निर्माण जो है कितने वर्षों पहले हुए थे, 4700 साल पहले। ठीक है, अब आपसे पूछ देगा कि किन क्षेत्रों में हुए थे, तो यह आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुए थे। ये भी आपको याद रखना है, जो कि कल के क्लास में हम आपको मैप के साथ वो लोकेशन भी बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। अब हमारे लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है उस पर हम बात करेंगे। देखिएगा, देखिए हम कुछ पॉइंट को स्किप कर 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 आपको यहाँ पे चीजों को समझाएंगे। अपना टारगेट है सीटेट एग्जाम और शिक्षक भर्ती जितने भी भारत में होते हैं उनके लिए। ठीक है, आप लोग स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आप लोग को डिटेल में पढ़ना है। जहां से क्वेश्चन आते हैं और जहां से आने की संभावना है, हम वहीं आपको लगातार बताएंगे, क्योंकि हम बहुत वर्षों का लगभग लगभग क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, इसलिए हम साथियों वही बताएंगे। ठीक है, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, क्लास को पूरा सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे बातें करेंगे इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। अब हम लोग तो ये देख लिए कि नगर का जो है विकास हम लोग को पूरा स्थल के माध्यम से नगर मिले हैं, दो नगर मिल रहे हैं, एक आपका मोहनजोदड़ो है और एक आपका हड़प्पा के नाम से जाना जा रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इन नगरों में से कोई कई को दो या दो से उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। ठीक है, हम आपको समझा दें कि देखिए, नगर जो था ना, ये जो नगर क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये जो नगर था इसको दो भागों में विभाजन किया गया था। एक भाग में जो है वैसे लोग रहा करते थे साथी, जो कि उस समाज के उच्च वर्ग थे, उस समाज के कहीं ना कहीं कर्ता धर्ता थे, प्रशासनिक पदाधिकारी लोग थे, ये सब। ठीक है, और दूसरे वर्ग में जो थे वैसे लोग थे जो कि उस क्षेत्र के, उस समाज के निम्न वर्ग आते थे, जिसमें हम आपको कह रहे आम जनता, जैसे आपका श्रमिक वर्ग हो गया, आपका शिल्पकार हो गया, ये सारे लोग आते थे, किसान हो गए, ये सारे लोग आते थे। तो ये है आपका नगरीयकरण की संरचना। ठीक है, जो कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछी जाती है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर थी कितने भागों में विभाजन थे, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, दो भागों में। पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बसे हुए थे, और पूर्वी हिस्सा जो था जो बड़ा था। ठीक है, ये क्या था, बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विकों ने नगर दुर्ग कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सब आपको जो है एनसीईआरटी से निकालना है। ठीक है, यही सब जो चीजें हैं आपको एनसीईआरटी के माध्यम से निकालना है। लीजिए, अंडरलाइन भी हम कर चुके हैं, तो ये सारी चीज आपको निकालना है। नगर दुर्ग किसको कहा गया है, तो हड़प्पा स्थल के जो ऊंचाई वाले भाग थे उसको नगर दुर्ग कहा गया है, और जो निचले भाग थे उसको क्या कहा गया है, तो उसको कहा गया है साथियों
निचला नगर कहा गया है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको जरूर से याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। इसकी ईंट इतनी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज भी इनकी दीवार खड़ी है। यही तो विशेषता है ना। अभी हम लोग बहुत सारे विशेषताओं को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे विशेषताओं को पढ़ेंगे। ये तो आप बस शुरुआत है, बहुत सारी विशेषता है जो कि आपको देखने को मिलेगा। आज वर्तमान में जो हम लोग नगरों का विकास देख रहे हैं, इतने अच्छे हम लोग इमारत देख रहे हैं, इतने अच्छा से हम लोग गलियों का निर्माण देख रहे हैं, रास्ते का निर्माण देख रहे हैं, उसमें नली का है, जल का है, सबका निकासी है। तो कैसे है ये आप इसमें भी देख पाएंगे, जो कि हजारों वर्ष पूर्व यह सभ्यता है। ऐसे ही नहीं, इस सभ्यता को भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की प्रथम सभ्यता का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलो ध्यान दें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारत बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोहनजोदड़ो जो कि आपको बार बार लगातार ये मोहनजोदड़ो जो है देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो जो है ये महत्वपूर्ण एक क्षेत्र था आपका हड़प्पा स्थल के रूप में, हड़प्पा सभ्यता के रूप में। ठीक है, खास बनाया गया था, जिसे पुरातात्विकों ने महान स्नानगार कहा। ठीक है, आगे हम आपको इमेज के माध्यम से दिखाएंगे वो महान स्नानगढ़। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जहां पे भी आपको याद करने लायक है, मैं वहां पे आपको अंडरलाइन कर दूंगा। इसका तालाब बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में दो तरह के उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो ये सारे जो डिटेल है आपको हम यहाँ पे चलो दिखाते हैं, तब फिर आपको समझ में आएगा कि हम कौन से स्नानगार की बात कर रहे हैं। साथियों, यह है आपका क्या, तो स्नानगार। यह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं स्थल है, जो कि मोहनजोदड़ो जो है इस स्थल के लिए चर्चा में आया था। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, जस्ट लाइक आज के समय का जो स्विमिंग पूल होता है, वैसा ही उस समय का यह स्थिति है। ठीक है, ये नहाने वाला जो है आपको बड़े से गड्ढा दिख रहा है, जो कि चारों ओर से यहाँ से उतरने की व्यवस्था है, यहाँ पे बैठने की और कपड़ा वगैरह रखने की भी जो है जगहें बनाई गई है। तो इसको आप आज के स्विमिंग पूल से ले सकते हैं। यही है स्नानगार। ठीक है, यही स्नानगार है जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम मानचित्र में जो आप देख रहे हैं ना, ये ही आपका मानचित्र जो है उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर के हैं। तो इसको जरूर से आप लोग याद रखेंगे। लोकेशन जितना आप याद रखेंगे ना, आपको जो है हिस्ट्री उतना अच्छा होता जाएगा। ठीक है, इतिहास को जब भी हम पढ़ें तो हम ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। ये है कुछ उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, जिसमें आप देख रहे हैं ये है आपका सिंधु नदी। ठीक है, यही सिंधु नदी के जो क्षेत्र हैं, ये आसपास के कुछ क्षेत्र हैं जो कि आज वर्तमान में आपका अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र हो चुका है। ये सारे क्षेत्र उस समय एक अखंड भारत हुआ करता था साथियों, और ये सारे आपका सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में आया करते थे। सिंधु नदी की जो है ये 5 सहायक नदी है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। कल के क्लास में हम लोग सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा किए थे, और हम आपको बताए थे कि सीटेट एग्जाम में सहायक नदियों के बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये 5 नदी है, जो कि झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, और आपका एक है, और एक आपका कौन सा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको चीजें दिखना में अच्छा से दिखाई दे। तो एक और आपका जो नदी है यहाँ पे, यह 5 नदी हो गए, झेलम हो गए, चेनाब हो गए, रावी हो गए, और आपका एक यहाँ पे एक और नदी का जो है यहाँ पे रावी नदी मेरे ख्याल से, तो यहाँ है एक और नदी यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ते हैं। ये चांदहुदरो है, धोलावीरा है, ये सारे जो स्थल आप देख रहे हैं ना, ये सारे स्थलों से जो है हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सारे हम लोग स्थलों के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है अगर ज्यादा लंबा क्लास हो जाए तो हम 2 पार्ट में भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
अब भवन, नाले और सड़कों की बात हम करेंगे, ठीक है। भवन, नाले और सड़कों की बात करेंगे। साथियों, हम आपका नगरीय व्यवस्था को पढ़ा रहे हैं। इस नगर को बनाने के लिए आपको पता होगा कि कोई भी नगर तब नगर बनता है जब वहां पे हर चीज की व्यवस्था होती है। चाहे हम भवन की बात कर ले, हम सड़क की बात कर ले, हम बिजली की बात कर ले, हम वहाँ की रहने सहने की व्यवस्थाओं की बात कर ले, सब कुछ जब अलग होता है गाँवों से, तो हम उसे ही नगर की दर्जा देते हैं, ठीक है। तो ये नगरों के बारे में हम पढ़ेंगे हैं, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अंग नगर की, जो कि भवन, नाले और सड़क। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस समय की बात की जा रही है जब भारत में किसी प्रकार की सभ्यता विकास नहीं की थी। कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं जा सकता था किसी को, या फिर हम कह ले वैसे समय जो हर कोई एक दूसरे की भाषा से अवगत भी नहीं थे, वैसे परिस्थिति की बात कर रहे हैं हम साथी। उस समय भी नगरों का जो है विकास हो रहा था, और यह नगर आपका आज के समय में जो हम लोग बिल्डिंग देखते हैं, वैसे वैसे नगर बनाए जा रहे थे। वैसे वैसे आपको दो मंजिले, तीन मंजिले जो है इमारतों का निर्माण हो रहा था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए रहते थे। अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नानघर होता था। आज भी आप देखते हैं ना कि घरों के अलग अलग जो रूम होते हैं, हर रूम में एक अपना बाथरूम होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पे भी दिखाए जा रहे हैं स्नानगार, ठीक है। चीजों को समझना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने भाषा में आपको चीजों को समझा पाऊँ। कई नगरों में ढेर कुएं नाले होते थे। इस सावधानी से सीधी लाइन में बनाए जाते थे, और हर नाली में हल्की ढाल होती थी, ताकि वो पानी जो है अगर वर्षा होती है, तो आप देखते हैं ना कि जो गली मोहल्ले में जो नाला होता है ना, वो नाली को इस प्रकार से बनाई जाती है ताकि जो गली मोहल्ले में अगर वर्षा हो तो जल जमाव ना हो, और वो पानी का निकास धीरे से आराम से सड़क से हो जाए, ठीक है। तो ये व्यवस्थाएं आपको कहाँ देखने को मिल रहा है साथियों? तो ये व्यवस्था आपको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मजा आ रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा लाइन बाय लाइन चीजों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं हम वही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो है आपको जो है कलाकृति की जा रही है। उस समय की हम भवन इमारत की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लास कैसा लग रहा है? एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप लोग सेशन को आगे भी बढ़ाया करें। देखिए अभी आपका सीटेट का बहुत समय है एग्जाम का, ठीक है। अभी आप लोग एमसीक्यू मॉक टेस्ट के पीछे भागेंगे तो यही गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है ये अभ्यर्थी आप लोग जान ही नहीं रहे हैं। क्वेश्चन सीटेट में जो है, या फिर शिक्षक भर्ती में जो है, आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, और आप लोग मॉक टेस्ट के पीछे भागते हैं, आप लोग पीवाईक्यू के पीछे भागते हैं। अभी समय है। पी बाय क्यू आपको कब करना चाहिए? जब आप जून में जाए, जून का महीना हो जाए, मई का महीना हो जाए, तब। अभी अप्रैल चल रहा है, आपका पेपर है जुलाई में। अभी से आप कितना क्वेश्चन को कीजिएगा, याद भी नहीं रहेगा। कहानी को पढ़िएगा तो आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और जहां पे भी आपको प्रश्न दिखेगा तुरंत याद आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है। इसलिए हम लगातार आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी आपकी मर्जी। चलो यहाँ ध्यान देंगे, नगरीय जीवन की हम बात करेंगे। अब हम नगरों की विकास तो हम लोग देख लिए ना, अब हम बात करेंगे कि उस नगर के जो लोग होते थे ना, उनकी जो जीवन यापन है किस प्रकार से होती थी। यहाँ पे हम इस विशेषताओं की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। शायद आपको बता दे साथियों, क्यों ना रहेगा हलचल, क्यों नहीं रहेगा? ये नगर है, नाम से ही नगर है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग होंगे सब तो यहीं रहेंगे ना। आज वर्तमान में आप देख रहे हैं दिल्ली क्या है, तो देश का एक नगर है कि नहीं है। बिहार में आप आपका जो पटना है वो क्या है? तो बिहार का एक महानगर है ना पटना, ठीक है। इस प्रकार से अगर मैं बात कर लूँ यूपी की, तो हर जगह का एक राजधानी होता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे हलचल अधिक होते हैं, क्योंकि हर प्रकार के बिजनेस हो गया या फिर कोई भी उथल पुथल वहीं पे होते हैं ना, क्योंकि वो राजधानी है। तो साथियों इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कि हड़प्पा के जो नगर है बड़ी हलचल वाली हुआ करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। मतलब यहाँ पे वैसे लोग रहा करते थे जो कि उस नगर को बेहतर, जैसे आज आप भारत में देख रहे हैं कि हर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के जो है तर्ज पे काम की जा रही है।
ठीक है, तो यहाँ पे कौन लोग करता है? जो उस नगर के नगर निगम होते हैं वही लोग करते हैं ना। तो जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि इस समय भी आपको नगर निगम की व्यवस्था देखने को मिल रही है। ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सब चीज आपको समझना चाहिए साथियों, यही चीज समझना चाहिए जो कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी आपको नहीं मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यह भी संभव है कि ये शासक लोग को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों का मतलब क्या होता है, जरा कोई बता सकते हैं? कई बार हम बताए हैं आपको मनकों के बारे में, बहुत बार बताए हैं। ये आपके लिए एक प्रश्न है कि मनकों का अर्थ बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों का जो है अपने पास रखते थे। कौन रखते थे? शासक वर्ग रखते थे। ठीक है, चलिएगा, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो कि मोहरों पर तो लिखे ही होते थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखे होते थे। और यही सारी विशेषताओं को आपको समझना होगा। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, अपने घरों या फिर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाया करती थी। देखिए, अब हम सीधा सीधी बात कर ले, इतना इतना समराइज नहीं करना है मुझे, हम सीधा सीधी बात करते हैं क्या कह रहा है। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं नगरीय व्यवस्था के बारे में। एक नगर में आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या होता है। नगर में सारे लोग होते हैं जो कि कोई बिजनेस करने आ रहा है, कोई अपना जीवन यापन करने के लिए जो है प्राइवेट काम करने आ गया है, कोई बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, शिल्पकार हैं, उद्योगपति हैं, ये सारे लोग कहाँ रहते हैं? तो भाई नगर में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि नगर में आपका राजनीतिक पार्टी से लेकर हर प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और उस राज्य का विकास कैसे हो, उस नगर का विकास कैसे हो, ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ स्थल है जो कि आपको देखना चाहिए, कुछ जो है आपका जो है फोटो में दिया गया है, कुछ चित्र जो कि आपको समझना चाहिए। देखो, मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उनमें बना नाला है। यहाँ पे देखो नाला है और कुआं है, जो कि आप लोग यहाँ पे जरूर इसको देखिए। ये देखिए, ये सड़क है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है? आपका सड़क है मोहनजोदड़ो का। ठीक है, और ये एक क्या है? तो ये कुआं है, कुआं। ठीक है, इन चीजों को आप लोग को देखना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। और वो उस समय की जो है कुछ प्रमुख लिपियां हैं और चित्र हैं जो कि आपको यह भी देखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नगर एवं शिल्प की हम बात करेंगे। नगर और शिल्प क्या है? ठीक है, नगर और शिल्प क्या है, इस पे हम बात करेंगे। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। चलो देखते हैं क्या एनसीईआरटी हमें अध्ययन करने को कहता है। देखोगे, पुरातात्विकों को जो चीज वहां मिली है उसमें अधिकतर है पत्थर के। ठीक है, शंख हो गए, तांबे हो गए, कांसे होंगे, सोने होंगे, चांदी हो गए, ऐसे ऐसे धातु जो है यह पुरातात्विकों को मिले हैं। ठीक है, तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, इससे पता चलता है। और प्यारे साथी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कल के क्लास, परसों की क्लास, इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं देखिए, क्योंकि हम लोग शुरुआत में पढ़े हैं कि जब आरंभिक मनुष्य का विकास हो रहा है तो उस समय हर एक चीज, चाहे आप किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की बात कर ले, वो सारे के सारे चीज आपका कहीं ना कहीं पाषाण से बनते थे, अर्थात पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, चाहे कोई आभूषण ही क्यों ना हो। तो ये सारे चीज आपको पत्थरों के बने मिल रहे हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक नगर है। और प्रारंभिक नगर आपका पत्थरों से बनाया, पत्थरों का उस समय प्रयोग किया जाता था। अभी आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तब कांसे का प्रयोग होगा, अभी कांसे जो है आपको नहीं मिलेंगे। सोने चांदी से गहने के बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षण वस्तु जो है मनके हैं। मनके, बाट और फलक। ये मनके जो है आपको जो है, मनके, बाट और फलक की बात कर ले तो मनके जो होता है ये बर्तन को कहते हैं, एक प्रकार का एलिमेंट, जो कि आप देखिए यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा कुछ इमेज जो कि आपके सामने है। पत्थर के बाट, बाट हम किसको कहते हैं? तो देखियो, आप आज के समय में जो लूडो खेलते हैं ना, जो लूडो खेलते हैं या फिर हम कह लें पजल, आपका रेक्टेंगल,
तो जो आप उसको देख रहे हैं ना, इसको उस समय बाट कहा जाता था और इसको प्रयोग क्या किस में किया जाता था, तो इस बाटों का जो प्रयोग है इन्हें चट पत्थर से बनाया जाता था, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तोलने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये मोहो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लेंगे। ठीक है, ये सारे पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा या फिर आपको व्हाट्सएप चैनल पे लिंक हम बता ही दिए आपको कि कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो साथियों उस समय की जो माप तोल है वह भी विकास हो गया है। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग हैं यह वस्तु विनिमय प्रणाली, कौन से प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली से ऊपर उठ रहे हैं। यहाँ पे माप तोल की बात की जा रही है, ठीक है, एक्सचेंज की बात नहीं की जा रही है बल्कि माप की बात की जा रही है। और इस समय आप समझ सकते हैं कि इस समय अगर माप तोल की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि इनके पास कुछ अक्षरों का ज्ञान भी हो चुका होगा। ठीक है, तो इन चीजों को समझते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि हम लोग को समझना चाहिए। मध्य में बाएं और इनमें से कुछ कई आर्क पत्थरों से बनाए गए हैं, पत्थरों को काट और तराश कर बनाए गए हैं, इसके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर जो है यह माला, आप देख रहे हैं ना माला, ये इसके बारे में बात कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पत्थर की मोहरें बनाते थे, इस आयताकार मोहरों को सामान्य जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए बहुत खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि लाल मिट्टी के जो खूबसूरत बर्तन है ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। आपको मेसोपोटामिया दे देगा, मिस्र की सभ्यता देगा, चीन की सभ्यता देगा, और आपको एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं देगा। साथ ही आप क्या कहेंगे, इनमें से एक या फिर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन में हड़प्पा सभ्यता नहीं दिया है और इसका राइट आंसर आपका हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए था। ठीक है, संभवतः 7,000 साल पहले की हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा आपको नीचे चलिए, हाँ देखिएगा, अब आपको दिख रहा होगा। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। आपसे पूछ देगा कि मेहरगढ़ में कपास की खेती की जो साक्ष्य है कब की है, कितने साल पहले की है, तो आप याद रखेंगे 7,000 साल पहले। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदार के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिर्च तथा फेंस से बनी तकलियां, सूत कताई की जो काम है, ये सारे जो है हमें पुरातात्विक के द्वारा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। यह फेंस क्या होता है, चलिए फेंस को समझ लेते हैं ताकि आपका जो है अंदर से जो आप समझ परेशान हो रहे हैं उसको पहले हम आपको क्लियर कर दें। देखो ये फेंस क्या है, देखो फेंस जो एक प्रकार का क्या है, तो बालू या फिर प्लास्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोद में मिलाकर उसे वस्तु बनाई जाती थी। ठीक है, गोंद जो है, आज आप वर्तमान में भी आप इन चीजों को देखते होंगे। अगर हमारा कोई वस्तु टूट जाता है ना तो हम फेविक्विक से चिपकाते हैं, लेकिन उस पर अगर थोड़ा सा धूल रख देते हैं ना, मिट्टी हो गया या फिर आपका बालू हो गया, तो वो अच्छे से मजबूत से चिपक जाता है। तो यहीं पे आपको कहा जा रहा है जो फेंस है, या फेंस क्या है, तो बालू या फिर प्लास्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तु बनाई जाती थी और उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या फिर हल्के समुद्री रंग के होते थे, जो कि आपको इस प्रकार दिख रहा है। फेन से मनके बनते थे, चूड़िया बनते थे, बाले बनते थे और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो आपको पता चल गया ना कि फेंस क्या है और फेंस का प्रयोग क्यों है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम कच्चे माल की खोज की बात करेंगे। कच्चे माल, ठीक है, हम लोग नगरियों की व्यवस्था को पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जब उस समय उद्योगों हो रहा था तो उद्योग में किस प्रकार के कच्चे जो एलिमेंट्स हैं, कच्चे जो माल हैं, इसका प्रयोग कौन कौन से वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था बनाने के लिए। देखोगे कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, कच्चे माल हम किसको कहेंगे साथ ही, उन प्राकृतिक संपदा को कहेंगे जो कि हमें जो है जो कि हमें प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रूप से। जैसे अभी हम बात कर ले आपका खनिज पदार्थ, आप लोग
ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे खनिज पदार्थ। तो उन खनिज पदार्थ में आप पर्वत पठार में जितने भी चीज हमें प्राप्त होते हैं वो सारे क्या है, प्राकृतिक चीज है, और उनको हम ले जाकर फैक्ट्री में एक नया रूप देते हैं कि नहीं, तो इसको समझिएगा। धातुओं के अक्सर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल में है, इसलिए इसमें फिर कई तरह की चीज बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कच्चा माल इसको समझ सकते हैं। अब देखते हो, आगे देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे कुछ आपको फोटो दिख रहे होंगे एग्जाम्पल के तौर पर। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा कि उस समय जो जब नगर का विकास हो गया है, जब अलग अलग प्रकार के वस्तुएं बनाई जा रही है, तो उन वस्तुओं को आदान प्रदान भी तो किए जाते होंगे ना। तो उस समय जो वस्तुओं को आदान प्रदान किए जाते थे, वो यातायात की व्यवस्था क्या थी, तो आप देखिए उस समय की जो गाड़ी है ये इस प्रकार की है। ठीक है, इन चित्रों को देखें, एक खिलौना है और दूसरी ओर मुहर है। ठीक है, दूसरी ओर ये देखिए आप लोग मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किस साधनों का प्रयोग करते थे? ठीक है, तो हमने आपको दिखाया ना, हड़प्पा के जो लोग हैं वो किस प्रकार के साधन का प्रयोग कर रहे हैं साथी। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, यह जो आपका है ये वाला इस प्रकार के जो है साधन का प्रयोग करते हैं, जो कि इसको क्या कहते थे हम लोग उस समय, इसको हम लोग क्या कहते थे, देखिए देखो यहाँ पे जो आदान प्रदान, आयात और निर्यात जो हो रहा है हड़प्पा सभ्यता का, जो हम कह ले आपका यहाँ पे बिजनेस जो है उसका, जो मतलब हम कह ले वो कहाँ तक है, तो इसका उस समय भी फॉरेन पॉलिसी एक प्रकार से था। देखो, पश्चिम एशिया देश ओनाम से भी तांबा का आयात होता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान से होता था और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का जो आयात है या आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान अफगानिस्तान से किया जाता था। तो साथियों, उस समय की परिस्थिति को अगर आप अच्छे से इमेजिन कर पा रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि उस समय भी जो है आपका विदेशों के साथ संबंध था। जैसे आज हम अपने कुछ वस्तुओं को उनको देते हैं, उनकी कुछ वस्तुओं को हम लेते हैं जरूरत के हिसाब से, यह आपको उस समय भी था जब हम प्रारंभिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं, प्रारंभिक इतिहास को पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए जो है भोजन किस प्रकार से भोजन थे, नगरों में रहने वाले जो लोग थे उनका जो भोजन था वह किस प्रकार का था, चलो देखें। ठीक है, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। साथ ही आज के समय में भी अगर मैं बात कर लूं तो आज का जो परिस्थिति है वो भी सामान्य ऐसा ही आप इमेजिन कर सकते हैं। क्लियर है? आज क्या है, आप देखते हैं ना कि जो नगर में रहते हैं लोग वो शिल्पकार लोग होते हैं, उद्योगपति लोग होते हैं, वो अपने राज्य का विकास में उनका योगदान होता है, वो सरकार से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। और जो गांव में जो लोग होते हैं वो सिर्फ मतलब अपने जीवन यापन में व्यस्त होते हैं, चाहे वो अपने खेती गृहस्थी की बात की जाए या फिर पशुओं के पालन की बात की जाए या फिर कुछ भी की जाए, वो अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। तो साथियों, ये उस समय भी परिस्थिति था और आज भी यह परिस्थिति विद्यमान ही है। ठीक है, ये आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, शासक हो गए, लेखक हो गए, दस्तकार को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो है गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। अति महत्वपूर्ण है ये वाले चीज, आपको साथ ही इस पूरे लाइन को अंडरलाइन कर देना चाहिए। आपसे पूछ देगा डायरेक्ट शिक्षक भर्ती एग्जाम में या फिर कोई अदर एग्जाम हो या फिर सीटेट का एग्जाम हो, आपसे पूछ देंगे कि हड़प्पा वासी जो लोग थे या किस प्रकार के जो है पौधों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, तो साथ ही आप इन सभी पौधों का नाम वहां पे बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब हम गुजरात में प्रवेश करेंगे। अब हम स्थलों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे साथी, अब हम स्थलों की बात करेंगे कि भारत में जो है, भारत में जो स्थल है, ठीक है, भारत में जो स्थल है उन स्थलों की एक एक करके बात करेंगे, किस स्थल से क्या क्या हमें प्राप्त हुए हैं।
चलो अब डिटेल में हम बात करेंगे। यहाँ से आप लोग प्लीज स्किप मत कीजिएगा। अब तक जो भी स्किप किए हैं वो अलग बात है, लेकिन अब मत कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न अब यहाँ से ही बनेंगे। किस क्षेत्र से क्या मिला है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हम सीटेट की बात कर लें या फिर हम यूपीएससी की क्यों ना बात कर लें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी प्यारे साथी लोग। कच्छ की पहले हम बात करेंगे, जो कि कच्छ कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। गुजरात की जो खाड़ी है उसके एकदम आप देखेंगे नीचे में दक्षिण जो क्षेत्र है वहां पे आपका कच्छ पड़ता है। ठीक है, ये भारत का अगर मैं मैप की बात कर लूं तो इस प्रकार से थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे इरेज कर देते हैं, एक मिनट। देखिए भारत की अगर मैं मैप की बात कर लूं तो इस प्रकार से, अरे ये तो बन ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, आप लोग इस प्रकार से समझ जाओ, सीधा सीधी मैं इस प्रकार से आपको कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो है गुजरात पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपका गुजरात पड़ता है। यहाँ गुजरात जो है यहीं पे कच्छ है, क्या है साथी, यहीं पे कच्छ है। हम कच्छ की बात कर रहे हैं। कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे धोलाबिला नगर बसा हुआ है। धोलाबिला नगर कहाँ है, तो ये वाला बेल्ट में है। ठीक है, वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थे। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त हैं, क्योंकि धोलाबिला नगर को तीन भागों में बांटा गया है। अति महत्वपूर्ण है ये वाला लाइन, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने शुरू में पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय व्यवस्था है ये दो भाग में है। अब हम देख रहे हैं कि जो भारत में हड़प्पा सभ्यता के कुछ अंग हैं वहां पे भी नगरों का विकास जो है कुछ क्रम में बांटे गए हैं। ठीक है, जिसमें आप देखिए कि धोलाबिला जो नगर है इसको तीन भाग में बांट दिया गया है भाई। तो इसको आपको समझना चाहिए। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर के ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इस नगर के में एक खुला मैदान भी था। ठीक है, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते थे। जैसे आज के समय में आप देखते हैं ना कि हर एक राज्य में हर एक जिला में एक बड़ा सा जो है आपका में फील्ड होता है, जहाँ पे आप सभा कर सकते हैं, जहाँ पे पॉलिटिक्स जो पार्टी है वो सभाएं लोग करती है। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में जो अक्षरों को पत्थरों से खुदाई किया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। चलो देखते हैं वो अभिलेख कहाँ पे हैं। वो अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम सीधा सीधी अभिलेखी की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संभवतः लकड़ी में यह खुदाई की इसका एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। तो हमसे पूछ दिया जाए कि धोलावीरा का वह विशेषता बताइए जो कि अनोखा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे हमें हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा मिला है। और अभिलेख जो है ये संभवतः क्या है, तो लकड़ी में जड़ा गया था। ये हमारे लिए धोलावीरा का एक प्रमुख जो है अवशेष है। अब हम बात करते हैं आगे, चलो आगे बढ़े। लोथल जो है ये भी आपको याद रखना चाहिए साथियों कि लोथल जो है उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह था। अब बंदरगाह तो आप लोग समझते ही होंगे, बंदरगाह मतलब जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आप नाम से जान सकते हैं, जहां पे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जहां पे बाहर से अगर कोई वस्तु आ रहा है तो यहीं पे रखे जाते हैं। अगर हमारे भारत से कोई वस्तु जाने वाला है तो वो वस्तु भी यहीं रखे जाते हैं। इसी को बंदरगाह कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अगर कोई बंदरगाह था तो वो लोथल था। ये एमसीक्यू में आपसे पूछे जाएंगे। एक नंबर का आपका जैकपॉट जो है एमसीक्यू है। चलो आगे बढ़े। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाले नाव रुकती थी। तो यही हम आपको बात कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं साथी, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मोहरों के बारे में, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मोहर। देखते हैं ये मोहरों के बारे में। मोहर जो कि मुद्रा, मोहर और मुद्राकन, ये एक ही नाम है। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जैसे आप देखते हैं ना फिल्म वगैरह में, टीवी सीरियल में देखते हैं कि कोई कोई ऐसे जो वस्तु होते हैं जिसको चिन्हित चिन्हित किया जाता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जैसे शायद आप लोग वैसे पिक्चर में देखते होंगे जो कि रो का पिक्चर होता है, रो वाले जो है, वैसे लोग जो कि
देश के लिए काम करते हैं लेकिन गुप्त रूप से, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे ही ऐसे वस्तु का प्रयोग करते हैं ना, जो कि आपको किसी को पता नहीं चले, कानो कान उस पर चिन्ह लगा हुआ, एक लोग आया उसको उठाकर ले गया, फिर कहीं कचरे के डब्बा में रख दिया, फिर दूसरा पर्सन आया उसको उठाकर ले गया, कुछ इंफॉर्मेशन उसमें छुपे होते हैं। तो इस प्रकार से आप उस समय भी देख सकते हैं, उस समय भी यह व्यवस्थाएं थी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं। अब हम अंतिम रूप से अपने सभ्यता का अंतिम जो अपना टॉपिक है उस पर कवर करेंगे कि साथ ही इस सभ्यता का अंत क्यों हुआ। यहाँ पे बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, अगर हम हाई लेवल की पुस्तकों की बात कर ले तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जिनके द्वारा बहुत अलग अलग जो है अपना जो है पक्ष रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका अंत जो है आपका अ, बाढ़ आने से हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा से हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि जब आपका आर्य भारत में आगमन हुए थे तब इसका अंत हो गया है। क्या सच है क्या गलत है इस पे तो हम लोग डिबेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमने अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है हमें वो समझना होगा। देखते हैं, देखो यहाँ पे इसका अंत क्यों हुआ, कैसे हुआ। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोग ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखक लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर से कच्चे माल या फिर आयात काफी कम हो गए। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कच्चे के ढेर सॉरी कचरे के ढेर बनने लगे। ठीक है, मतलब वहां के तुम तहस नहस हो गया वो सभ्यता। ठीक है, जल निकास जो प्रणाली है यह भी नष्ट हो गए। सड़कों पर ही झुगनमुना घर, मतलब झोपड़ी उपड़ी बनने लगी। यह सब क्यों हुआ, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह सब हुआ क्यों, आपके मन में भी ये चल रहा होगा। ठीक है, कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियों जो है उस समय जो नदी थी ये सूख गई थी, और जिस कारण से उस क्षेत्र के जो लोग थे वहां से चले गए थे। ठीक है, दूसरे क्षेत्र के लिए खोज के लिए। यह कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, इसका कारण है कि यह यहाँ से लोग चल गए थे। ईंट पकाने के लिए जो है ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झाड़ुओं के चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। देखिए हम आपको सब बताए ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाढ़ आ गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गया, प्राकृतिक आपदा में भूकंप वगैरह हो गया आपका। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका जंगलों की जो है आपका समाप्त हो गया था, जिस कारण से, मतलब अलग अलग विद्वान के अलग अलग पक्ष हैं। तो आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से जो कुछ भी रहेगा प्यारे बच्चों आपको वही सही करना है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है आज का क्लास, साथ ही यही समाप्त करते हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। सिंधु और पंजाब की जो बस्तियां उजड़ गई, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। ठीक है, इसके लगभग 14 साल बाद नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। नगरों का विकास जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर, अर्थात कल के जो हम लोग सेशन करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये सेशन बहुत ही उपयोगी था। कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए जो है शब्दावली है, यहाँ पे उपयोगी शब्द हैं जो कि आपको देखना चाहिए। नगर, नगर दुर्ग क्या होता है, तो नगरों को जो घेरा हुआ रहता है और एक जो दुर्ग होता है इसको नगर दुर्ग कहते हैं। शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई, ये सारे शब्दावली जो है हम आपको इस अध्याय के अंतर्गत बता चुके हैं। अब कुछ प्रश्न है उसको आपको बताना है। चलो देखते हैं। पुरातात्विकों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। निम्नलिखित का सुमेलन करें। तांबा, सोना, टीन, बहुमूल्य पत्थर, गुजरात, अफगानिस्तान, राजस्थान और कर्नाटक। तो ये आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन है, या दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के लिए धातु, लेखक, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। ये सारे प्रश्नों का उत्तर साथी आप जरूर हमें दीजिएगा कमेंट में। आपका हमारा कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण कमेंट जो की चीज है आपको देना चाहिए। यही से क्वेश्चन आपका एमसीक्यू हो गया या फिर कोई भी चीज हो गया बनता है। कुछ प्रमुख तिथि है जो कि आप लोग देखिए।
मेहरगढ़ में कपास की जो खेती हुई थी, हम आपको बताए थे, लगभग 7,000 साल पहले हुआ था। नगरों का आरंभ भी हम आपको शुरू में ही बताए हैं, 4700 वर्ष पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत जो है 39 साल पहले, और अन्य नगरों का जो विकास है ये 2500 साल पहले हुआ था। तो ये कुछ प्रमुख जो है आपका जो है शब्दावली है, जो कि आप सभी को ये वाला भी याद रखना चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि पूरा लिए और रंग दिए, या फिर कोई आपको एनसीईआरटी पूरा उठा कर दे दिया, लो बच्चा नोट से, ऐसा नहीं होता है। आप खुद से पढ़िए, उसमें से निकालिए, और यकीन मानिए आपको जब हम पीवाईक्यू करवाएंगे तो ये सारे चीज आपको वहां पे टकराएगा, हैंड टू हैंड, ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, ठीक है। अभी बस छोटा सा चैनल है, इसलिए लोग भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। और यही कोई बड़ा चैनल वाला बोलता ना, तो उस पर हम सब लोग भरोसा करते। तो आप लोग चैनल को नहीं देखिए, कंटेंट को देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से आप लोग मिलिएगा। आप सभी के लिए, जब तक आपका सीटेट एग्जाम नहीं होता है, एनसीईआरटी का यह लक्ष्य नहीं रुकेगा, या बैच नहीं रुकेगा। और प्यारे साथी, टीआरई 3 और 4 के लिए भी आपका जीके जीएस की क्लासेस जो है आरंभ जल्द से ही जल्द हम करने वाले हैं। तो आप लोग दोनों को टाइम दीजिए, दोनों देखिए, आपके लिए बेस्ट होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।